गुड आफ्टरनून। आज की हम इस वीडियो में क्रिप्टो और गोल्ड का एक एनालिसिस करेंगे, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। आज 17 जनवरी 2026 हम इस वीडियो में फर्स्टली एनालाइज करेंगे कि बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो को लीड करता है, मेजरली बिटकॉइन जिस तरफ मूव करता है बाकी आल्ट कॉइन्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम अपना मेन फोकस बिटकॉइन पर रखते हुए ये देखेंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो की एज ओवरऑल डायरेक्शन क्या रह सकती है। हमने लास्ट जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें हमने एक ब्रीफ एनालिसिस किया था कि लास्ट वीक किस तरह से परफॉर्म करेगा। जो 5 जनवरी से वीक स्टार्ट हुआ था, आफ्टर वेकेशंस, आफ्टर क्रिसमस वेकेशंस एंड न्यू ईयर वेकेशंस, जो एक वीक स्टार्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि बिटकॉइन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और हमारा जो एनालिसिस थे वो एग्जैक्टली प्ले आउट हुए हैं। आप वो एनालिसिस हमारी वीडियोस जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अल्फा वेक्टर यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से वो लेवल्स एग्जैक्टली प्ले आउट हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये एनालाइज करेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट डायरेक्शन किस तरफ होगी, बल्कि हम उस बहुत साइड के एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन अगर बुलिश रहता है तो उसकी क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं या कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो बिटकॉइन को मेंटेन रखने हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जो ब्रेक होंगे तो वो डायरेक्शन देंगे कि बिटकॉइन अब एक बेयर मार्केट की तरफ एंटर हो चुका है। वो कौन से लेवल्स हैं या वो कौन सी कंडीशंस होंगी जो ये हमें सर्टिफाई करेंगी कि एक बिटकॉइन अब एक बियर मार्केट की तरफ या बियर साइकिल में एंटर हो चुका है और नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए बियर साइकिल में ही रहेगा। तो हम उन लेवल्स को भी देखेंगे। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन जो कंसोलिडेशन फेज से निकला है उसने 97,800 का लेवल को मार्क जो हमने किया था उसको टच किया है, जहां पर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। और हमने अपनी एनालिसिस में ये नोटिफाई किया था कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल होगा और उसके बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी ये शो करेगा कि मार्केट नेक्स्ट किस तरफ मूव कर सकती है। तो उस वीडियो को देखने के बाद हम आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि जो बिटकॉइन है वो नेक्स्ट किस तरह से परफॉर्म करेगा। हमने देखा कि फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट ने उसको अपसाइड ब्रेक नहीं किया, बल्कि उस रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड मार्केट ने एक मूव लिया। आफ्टर कंसोलिडेशन बिटकॉइन हायर हाइस तो बना रहा है और हायर लॉस भी बना रहा है, और हमें ये भी नजर आ रहा है कि बिटकॉइन जिस तरह से मूव कर रहा है वो एक अपसाइड साइकिल की इंडिकेशन देता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो अपसाइड मूव्स हैं, ये जो अपसाइड मूव्स हैं ये बड़े मूव्स हैं, और जो डाउन साइड मूव है वो कंपैरेटिवली रिट्रेसमेंट्स फील होते हैं, वो छोटे मूव्स हैं। तो किसी भी एसेट को ट्रेड करने के लिए पहले डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एसेट को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्टली उसकी डायरेक्शन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो अपवर्ड मूव कर रहा है या वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। जब ये मालूम होगा तभी हम उस एसेट को प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एसेट को ट्रेड करने के लिए और उससे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। फर्स्टली डायरेक्शन मालूम होना कि डायरेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, ट्रेंड किस तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। थर्ड, लोकेशन कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है। फोर्थ एग्जीक्यूशन, थर्ड एग्जीक्यूशन, सेकंड लोकेशन कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है। फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड लोकेशन, थर्ड एग्जीक्यूशन। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को कि जो अपवर्ड मूव्स हैं वो कंपैरेटिवली डाउन साइड मूव से बड़े हैं, जो हमें नज़र भी आ रहा है कि जब मार्केट अपसाइड मूव करती है तो वो बड़ा मूव होता है, और जब डाउन डाउन साइड आती है तो वो करेक्शन मालूम होती है, यानी परसेंट ऑफ अपसाइड मूवमेंट्स होती हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट हायर हाइज भी बना रही है और अपसाइड जो मोमेंटम है वो स्ट्रोंग है। जो बायर्स हैं वो उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है या मार्केट को वो होल्ड कर रहे हैं। मार्केट को ड्राइव इस टाइम बायर्स कर रहे हैं। जो सेलर्स हैं वो अपेयर तो होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं बन पाती जितनी बायर्स की है।
तो हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि मार्केट इस टाइम बायर्स के कंट्रोल में है। अगर बायर्स इसी तरह मार्केट को होल्ड करते हैं, मार्केट इसी तरह हायर हाइज और हायर लोस बनाते हुए ऊपर जाती है, तो एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। तो हमने देखा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर जो करंट सिनेरियो है जिसमें मार्केट अब एक रिट्रेसमेंट की तरफ आ रही है, फेयर वैल्यू गैप को, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था उसको फिल करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ रही है। अब इसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केट किस तरह से इसको मूव कर सकती है। फर्स्टली तो मार्केट ने जो लास्ट लो बनाया था वो इस पॉइंट पर है। ये जो लास्ट लो बनाया था मार्केट ने, ये लास्ट लो है। तो इसको ये रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए, मींस अपनी जो एक हायर हाइज और हायर लोस की जो एक वेव मार्केट बना रही है इसको कंटिन्यू करते हुए अपसाइड जाए। फर्स्ट तो ये प्रोस्पेक्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, मींस इस लो, ये जो लो मौजूद है, मार्केट इससे भी नीचे आती है, तो नेक्स्ट मार्केट के लिए ये ऑप्शन हो सकती है कि मार्केट इस लेवल तक आए जो 89,070 का लेवल है। और ऐसा क्यों है? मार्केट जब अपसाइड जाती है, ऐसे हायर हाइज हायर लोस बनाती है, तो एक दफा मार्केट नीचे भी आती है लिक्विडिटी ग्रैब करने। जो ये लो है, मार्केट इससे भी नीचे आती है लिक्विडिटी ग्रैब करने, बट मार्केट जो अल्टीमेट मूव है उसको ब्रेक नहीं करती। इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को तो ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेने आती है। इसको एसएमसी में लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं, इसको लिक्विडिटी हंट भी बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे आए। और वो कौन सा लेवल हो सकता है? वो ये लेवल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक मूव बना रही है, हायर हाइज हायर लोज, यहाँ पर भी एक हाई बनाकर यहाँ से ऊपर चली जाए। एक और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर आए, लिक्विडिटी हंट करे। लिक्विडिटी कहाँ पर है? यहाँ पर लिक्विडिटी है, मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करे, इस लेवल तक आए और यहाँ से ऊपर चली जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। दो तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें मार्केट अपसाइड जाएगी, जो अपसाइड की या बुलिश कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटीज हैं। वो दो ये पॉसिबिलिटीज हैं। एक लो यहाँ पर भी मौजूद है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा जो अल्टीमेट लोज हैं वो यहाँ पर 80 पर, और ये जो लोज हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आए लेकिन इस जो ये लो है इसको प्रोटेक्टेड लो बनाते हुए मतलब इसको ब्रेक ना करे, यहाँ से ही रिवर्स हो जाए। तो अब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गई? 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास तीन तीन पॉसिबिलिटीज तो अब ये हो गई हैं कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। और जो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा मूव ले और अपसाइड जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। मार्केट में जो एनालिसिस होते हैं वो पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर होते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटीज तो इन चारों की मौजूद हैं अगर बुलिश कंटिन्यूएशन रहना है तो। जो हायर प्रोबेबिलिटीज हैं वो अब हम देख लेते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटीज किस फैक्टर्स की या कौन से लेवल्स हैं जिनकी हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं वो इस सिनेरियो की हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल करते हुए ऊपर जाए। इसकी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्यों ज़्यादा हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट अपसाइड भी जाएगी, और जो एक हायर हाई हायर लो की जो कंटिन्यूएशन है वो भी फुलफिल होती है। फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट करता है, और जहां पर मार्केट उसको फिल करने के बाद या वहां पर टच करने के बाद उस पॉइंट को वापस अपसाइड ड्राइव लेती है, जिस तरह से यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया और वापस डाउन साइड आई है। तो इसी तरह नीचे जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, मार्केट इसको भी टच करके अपसाइड मूव कर सकती है। तो इस फैक्टर की प्रोबेबिलिटीज इस टाइम पर ज्यादा फील होती हैं कि ये इस लेवल को प्ले आउट होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी डिपेंडेंस न्यूज़ पर भी रह सकती है। जिस तरह से बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ एक्सपेक्टेड है 22 ऑफ दिस जनवरी को, उन्होंने अपने रेट इंक्रीज का डिसीजन देना है कि वो नेक्स्ट रेट डिसीजंस क्या रहेंगे। वो जुलाई में नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं, और ईयर में कितनी दफ़ा वो
इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने वाले हैं, वो ये डिसीजन 22 जनवरी को अनाउंस करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और मार्केट जाहिर है बहुत ज़्यादा इस वक्त ड्राइव होती है यूएस मार्केट के थ्रू। उनके इंटरेस्ट रेट कट के डिसीजन क्या रहेंगे वो भी इसको इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो लेवल्स हैं इस तरह से प्ले आउट होते हुए हमें न्यूज़ से इम्पैक्ट होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्ले आउट इन्हीं लेवल्स ने होना होता है। तो बुलिश सिनेरियो में तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि मार्केट इस तरह से प्ले आउट हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट को अगर इनमें से किसी भी इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं आती तो नेक्स्ट क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि बेयर मार्केट की तरफ अगर जाना है मार्केट को, मार्केट अगर बेयर साइकिल की तरफ जाती है तो मार्केट इस तरह से प्ले आउट होगी कि सबको ब्रेक करते हुए नीचे जाएगी। तो कंफर्मेशन क्या होगी कि मार्केट अब बेयर साइकिल की तरफ एंटर कर चुकी है। मार्केट की कंफर्मेशन ये होगी कि मार्केट इस लाइन से नीचे जाए और स्टे करे। जो कैंडल होगी, डेली की हो या वीक की हो, कैंडल क्लोजिंग नीचे हो, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग नीचे हो, और जो क्लोजिंग्स हैं, जो कैंडल क्लोजिंग है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक डिसेंट स्ट्रेंथ रहे, जो डाउनवर्ड्स उनके मूव्स हैं वो डिसेंट रहे। क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे तो जाती है लेकिन टाइम वर्सेस एफर्ट्स उसको वापस पुश करती हैं। व्हाट इज मेंट बाय टाइम वर्सेस एफर्ट्स, मतलब मार्केट ने जितना टाइम नीचे लगाया है उसमें इतनी एफर्ट्स नहीं थी कि वो नीचे उतना मूव भी लिया हो। मतलब मार्केट ने अगर 3 वीक्स नीचे लगाए हैं लेकिन वो इस लाइन के बहुत ही करीब रही है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स का टोटल कंट्रोल नहीं है, वो उनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट को नीचे ड्राइव करने की। मार्केट नीचे तो गई है, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग भी की है नीचे, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पा रही। ऑल दो मार्केट ने टाइम नीचे बहुत ज्यादा लगा दिया है लेकिन एफर्ट्स नजर नहीं आ रही, रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे कि मार्केट ने ज्यादा नीचे मूव भी लिया हो। टाइम तो नीचे लगा दिया लेकिन ज्यादा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ने ज्यादा ज्यादा मूव्स नहीं दिखाए, इस लाइन के करीब ही रही है और वापस रिवर्स भी हो जाती है तो भी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग भी दे दे और नीचे रिजल्ट्स भी नजर आए कि मार्केट नीचे जो कैंडल्स बना रही है वो बिग कैंडल्स हैं और मार्केट नीचे की तरफ स्मूथली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो थीसिस वैलिड हो जाएगा कि अब हम बियर साइकिल की तरफ एंटर हो चुके हैं। हम ऑलरेडी बियर साइकिल में हैं क्योंकि ऑलरेडी जो डाउनवर्ड मूव है बहुत बड़ा मूव आ चुका है। 125 का जो ऑल टाइम हाई था हम उससे बहुत ही नीचे हैं और इस टाइम 80 के राउंड अबाउट हैं, और जब ये लाइन ब्रेक हो जाएगी हम 70s में या 70,000 में एंटर हो जाएंगे। तो मजीद जो डाउनवर्ड मूव होगा वो 35, 30, 40 के राउंड अबाउट जा सकता है। तो ये बिटकॉइन की प्रोबेबिलिटीज रह सकती हैं। अब हमने देख लिया कि अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और कौन से लेवल्स प्ले आउट हो सकते हैं। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो कौन से लेवल्स हैं जो मीट हो सकते हैं और कौन से लेवल्स हैं जो हमें बताएंगे कि मार्केट अब एक बेयर साइकिल की तरफ जा रही है। इसमें मैं एक और चीज भी इंक्लूड कर दूं जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, ईएमए के लेवल्स। ईएमए डेली टाइम फ्रेम में ईएमए 21 जो इस टाइम 92,129 के राउंड अबाउट है, जहां पर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो अल्टीमेटली मार्केट यहाँ तक आ सकती है और ये एज ए सपोर्ट काम करते हुए, ईएमए 21 एज ए सपोर्ट काम करते हुए मार्केट को अपसाइड एक पुश दे सकती है। यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेगी या मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पर हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मार्केट में स्ट्रेंथ सेलर्स की ज्यादा होगी तो ये ब्रेक होती हुई भी नजर आ सकती है और ब्रेक होने के बाद ये एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगी। सेम विद द ईएमए 50। ईएमए 50 और ईएमए 21 को आपने नोट अपनी रडार पर रखना है कि ये किस तरह से ये लेवल प्ले आउट होते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं जो हमें एक बिगर पिक्चर देता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। आप सेम एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप डेली, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप
सेम एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम ही बेहतर रहता है। आपकी क्या सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अल्फा वेक्टर चैनल पर आप अपनी जो व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में लाजमी शेयर किया करें कि इस एनालिसिस में आपको कौन सी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा सूटेबल लगती हैं, कि कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सा जो लेवल्स हैं वो प्ले आउट हो सकते हैं, और आपकी क्या एनालिसिस हैं और आपके क्या व्यूज़ हैं कि कौन से लेवल्स हैं, कि कौन से जो थीसिस है वो ज़्यादा स्ट्रोंग फील होता है इस टाइम पर। आप अपने कमेंट्स लाजमी शेयर किया करें। इससे हमें जो मार्केट परसेप्शन है या जो एक मार्केट में एक जो प्लेयर्स हैं उनकी जो व्यूज़ हैं वो भी हमें जानने में हेल्प आउट होता है, और आपके एनालिसिस ही हमें ये बताते हैं कि हमें नेक्स्ट किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए और कौन से एसेट्स हैं जो आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हम उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमने देखा कि जो बिटकॉइन है वो किस तरह से प्ले आउट हो सकता है, कौन से लेवल्स हैं जो हमें प्ले आउट होते हुए नज़र आ सकते हैं नेक्स्ट वीक्स में। अब हम इसको एक 4 आवर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि 4 आवर में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये उनके लिए होगा जो स्कैल्पिंग करते हैं या जो डे ट्रेडिंग के अलावा इन लेवल्स को जानने में भी इंटरेस्टेड है, जो उनको एक छोटे मूव्स को कैप्चर करने में हेल्प आउट कर सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं कि अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाती है, जो लास्ट टाइम मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया है, मार्केट इसको सस्टेन करते हुए जो 94,500 का जो लेवल है इसको सस्टेन करते हुए अपसाइड जाती है और 95,900 को ब्रेक करती है, तो अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। वो अगर आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन लेवल्स को भी मार्क कर सकते हैं और इनको प्ले आउट होता हुआ देख सकते हैं। अब मैं इसको मजीद लोअर टाइम फ्रेम पर इसलिए नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि उससे जो एक थीसिस हमने डेवलप किया है, आप उसमें मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन से निकलकर एक ट्रेंड की फेज में आने की ट्राई कर रही है। तो इसमें इस वक्त प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं या इसमें प्रोस्पेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पर इसलिए एनालाइज नहीं करेंगे। हम जो वीक वीकली एनालिसिस देते हैं वो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस होती हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं स्कैल्पिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए तो आप कमेंट में बताएं, और हम उसमें लाइव यूट्यूब पर लाइव आकर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम इसको डेली बेसिस पर भी देख सकते हैं कि हमें डेली ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल्स सूटेबल रहेंगे। और ये जो वीडियो है ये थॉरोली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है और उनके लिए है जो इस मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, जिनके पास अब ऑलरेडी नॉलेज है और वो अपनी नॉलेज को शेयर भी करते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर भी करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो जिनके पास नॉलेज नहीं है और वो इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस लेते हुए ट्रेड करना चाहें, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस मार्केट की नो हाउ रखते हैं ये वीडियो तब भी आपके लिए है। अब हमने बिटकॉइन को तो देख लिया, अब हम एक नज़र गोल्ड को भी देख लेते हैं कि गोल्ड किस तरह से प्ले आउट हो रहा है। गोल्ड पर भी हमने अपनी व्यूज शेयर किए थे लास्ट वीक में, हम उसी को मजीद कंटिन्यू करेंगे। जो करंट सिनेरियो बन रहा है गोल्ड में, हमें एक बड़े मूव्स जो देखने को मिल रहे थे वो ऑलमोस्ट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। वो विद द टाइम मूव्स अपवर्ड मूव्स छोटे हो रहे हैं। मार्केट है तो अपवर्ड ट्रेंड में, मार्केट ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन जो मूव्स हैं, जो अपवर्ड मूव्स थे, वो हमें छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें विजिबली नजर आ रहा है कि अपसाइड मोमेंटम लूज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट ने यहाँ पर जो एक बड़ी कंसोलिडेशन ली थी उसने ड्राइव किया था इस बड़े मूव को। जो सेकंड मूव था, मार्केट ने एक बड़ी रिट्रेसमेंट ली, उसने ड्राइव किया एक बड़े मूव को। तो बड़े मूव्स हमें देखने की वजह बड़े मूव्स हमें इसलिए देखने को मिले कि उसकी दो रीजंस थी। एक तो थी एक बड़े टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन, कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेशन में रही थी, जिसमें एक्यूमुलेशन हुई थी। और इस एक्यूमुलेशन के बाद एक्सपेंशन हुई और मार्केट ने
बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया। उसके बाद एक बड़ी रिट्रेसमेंट आई और उसने भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, दोबारा से स्ट्रेंथ कलेक्ट की और एक बड़ा मूव अपसाइड को दिया। अब ना तो बड़े रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं और ना ही बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो इसका क्लियर मतलब क्या है? इसका क्लियर मतलब हमें स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे देखने को मिल सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स मतलब आप अगर 1 आवर 4 आवर पर देखें तो मार्केट आपको कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगी। जिस तरह की बिटकॉइन में कंसोलिडेशन हाई टाइम फ्रेम पर रही थी 125,000 के राउंड अबाउट, वैसी ही कंसोलिडेशन आपको 1 आवर के राउंड अबाउट देखने को मिलेगी। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फेज है ये कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है कि मार्केट इन लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है। कहीं मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रही, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करती है। ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक नहीं हो रहे, मार्केट इस इन लेवल्स के बीच में ही है, मार्केट एक कंसोलिडेशन में है। 1 आवर एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है मार्केट में। 1 आवर बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम नहीं कंसीडर होता, ये एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। 4 आवर पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन में ही नजर आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो प्रिपरेशन ले रही है वो ये भी हो सकता है कि मार्केट एक और अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी भी रहेगी कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और मार्केट अब अपने फाइनल डाउन साइड या रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी है या बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम ले चुकी है। तो एक रिट्रेसमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रहती हैं मार्केट से। तो करंट जो कंसोलिडेशन है, जो साइडवेज मूवमेंट्स हैं, हम इनको कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जिन लोगों ने गोल्ड को नीचे बाय किया था वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हेज फंड्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर, ऑपरेटर्स आप जिनको कहते हैं, कि वो यहाँ पर अपनी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज कर रहे हैं और मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं अपनी पोजीशंस क्लोज करने के लिए। वो प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं ताकि मजीद लोग बाय करें, कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी वो सेल करें। लेकिन वो फिर कंसोलिडेशन में लेकर आते हैं मार्केट को, तो वो अपनी जो पोजीशंस हैं उनको ऑफलोड कर रहे हैं। एक ये भी प्रोबेबिलिटी रह सकती है। लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी, जिस तरह हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा कि कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, यहाँ पर जिस तरह से कंसोलिडेशन हुई फिर एक बड़ा मूव देखने को मिला, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ा मूव अपसाइड ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो सकती है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है, मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम ले चुकी है और एक बड़ी रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट से की जा रही हैं। तो जो ज़्यादा वेटेज है वो इसी साइड की रहेगी कि मार्केट अब एक बड़ी रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकती है। जो लोअर टाइम फ्रेम पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकती है या एक रिट्रेसमेंट लेकर फिर दोबारा इसी रेंज में आए, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट ले इसी रेंज में आए, इस तरह से प्ले आउट कर सकती है। ये जो थीसिस है इसी बेस पर डेवलप किया गया है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर किस तरह से अपनी जो जो एक मोमेंटम है वो किस तरह से डिस्प्ले कर रही है। तो इसी एनालिसिस की बेस पर हमने इसको एनालाइज किया है कि जो हमारा थीसिस है वो इसी बेस पर है कि मार्केट अब ये इस तरह से प्ले आउट हो सकती है। मार्केट में डायनामिक्स कुछ इस तरह की रह सकती हैं। अगर मार्केट इस तरह से रहती है तो मार्केट में कंसोलिडेशन ही रहेगी। तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आप कंसोलिडेशन को प्ले आउट कर सकते हैं तो लो पे लेना और हाई पे सेल करना एक अच्छी मूव हो सकती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं जाती है और वापस इस तरह से प्ले आउट हो रही है, तब अगर एक बड़ा मूव मार्केट डायरेक्टली शुरू कर देती है जिसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो कमी होती हैं, क्योंकि मार्केट पहले कंसोलिडेशन में हायर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन में डेफिनेटली आएगी और आना चाहिए। जो एक मार्केट मूव्स होते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करते हुए मार्केट को हायर टाइम फ्रेम पर भी कंसोलिडेशन में आना चाहिए, जिस तरह से बिटकॉइन का स्ट्रक्चर रहा था। जिस तरह से हम बिटकॉइन को देख लेते हैं कि जिस तरह से बिटकॉइन ने हायर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन शो की थी कि ये जो एरिया था इसमें
ये जो हायर टाइम फ्रेम का एरिया था इसमें मार्केट कंसोलिडेशन में ही रही थी। ये भी वन डे का या डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से प्ले आउट हुआ था। तो सेम स्ट्रक्चर हमें गोल्ड में भी देखने को डेली टाइम फ्रेम पर मिल सकता है। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर प्ले आउट हो रहा है, ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है, हमने अभी देखा, तो वो हायर टाइम फ्रेम पर भी हमें देखने को मिल सकता है। ये जो 1 आवर का कंसोलिडेशन हमें नजर आ रहा है ये हायर टाइम फ्रेम पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसमें फिर यही प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड आए, थोड़ा अप साइड जाए, अप साइड मूवमेंट्स भी कम हो, डाउन साइड मूवमेंट्स भी कम हो। जिस तरह से एक डेली पर एक स्ट्रेंथ रही थी, वो ना स्ट्रेंथ डाउन साइड की हो ना अप साइड की हो, बल्कि कंसोलिडेशन में रहे मार्केट। तो एक्सपेक्टेशंस इस तरह से इसमें की जा सकती हैं। लेकिन नेक्स्ट किस तरह से प्ले आउट होती है ये हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।